आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। पानीपत में बढ़ता क्राइम, बदमाशों द्वारा आए दिन हत्या, चोरी व स्नैचिंग की वारदातों को दिया जा रहा अंजाम। हल्दाना बॉर्डर के पास जीटी रोड पर झाड़ियों में पड़ा मिला युवक का शव। शुरुआती जांच में जताई जा रही हत्या की आशंका। जांच अधिकारी का कहना, शव का पोस्टमार्टम करा आगामी कार्रवाई लाई जाएगी अमल में। पानीपत में भी उठी हाथरस गैंगरेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग। मशहूर हरियाणवी गायक केडी की एक बात से बड़ौदा उपचुनाव में मची हलचल। सेक्टर 12 न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे के पास बदमाशों ने पता पूछने के बहाने बुजुर्ग से ठगी सोने की अंगूठी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। पानीपत वार्ड नंबर 26 के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर, दूसरे दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। समर्थन करने पहुंचे वार्ड के पूर्व पार्षद हरीश शर्मा, कहा राजनीति के सिवाय कुछ नहीं कर रहे नेता। समालका नगर पालिका में उठापटक का दौर जारी। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर पहुंचे नपा कार्यालय, सचिव को मिलकर काम करने का बढ़ाया पाठ। शहरी विधायक प्रमोद विज ने लघु सचिवालय में ली प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर बैठक। शहरी विधायक ने नए तकनीकी सिस्टम को बताया भ्रष्टाचार मुक्त। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। पानीपत में हर दिन कभी महिला तो कभी किसी पुरुष का शव मिलने से पुलिस और जनता सकते में है। आज फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां हल्दाना बॉर्डर के पास जीटी रोड स्थित निरंकारी समागम के सामने झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा मिला, जहां शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि निरंकारी समागम के कुछ कर्मचारी समागम में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता मांस का टुकड़ा उठाकर ले जा रहा है, जिसके बाद उन्हें शक हुआ। उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और झाड़ियों में देखा तो युवक का शव पड़ा दिखाई दिया, जिसे कुत्ते खा रहे थे। उन्होंने तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन को फोन पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद डीएसपी प्रदीप नैन, एसएचओ हरविंदर सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मामले की जानकारी देते हुए निरंकारी समागम के कर्मचारी ने क्या कुछ बताया, वह भी जरा आप सुनिए। सुबह आ रहे थे, जब रोड से जा रहे थे, कुत्ता एक मांस का टुकड़ा लेके भागा। उसके शक में हमने गाड़ी रोक के देखा तो नीचे देखा तो डेड बॉडी पड़ी हुई। इसके बाद में हमने 100 नंबर पर फ़ोन किया। कितने बजे देखा था आपने? 11 बजे के तो कुछ दिन। वही जब इस बारे में जांच अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जिसकी जानकारी उन्हें निरंकारी समागम के कर्मचारी ने दी। सूचना पाकर वह मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या कुछ कारण है? हाँ, ये साई पेट्रोल पंप के पास एक डेड बॉडी मिली है, जिसको जानवरों ने खाया हुआ है। किसने इन्फॉर्मेशन दी? ये सुरेंद्र सिंह ने दिया है, जो यहाँ निरंकारी में काम करता है। उन्होंने इसके बारे में सूचना दी थी। इसके खिलाफ क्या कुछ आगे चलेगा? देखते हैं, अभी एफएसएल की टीम आ जाएगी, पोस्टमार्टम करा के जैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। पानीपत में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि हर तीसरे दिन स्नैचिंग, चोरी व लूट के मामले सामने आ रहे हैं। क्या वाकई बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है? दरअसल ताज़ा मामला सेक्टर 12 से सामने आया है, जहां न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे के पास बदमाशों ने पता पूछने के बहाने एक बुजुर्ग से सोने की अंगूठी ही ठग ली। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वासी पीड़ित रमेश रावल ने बताया कि वह सुबह 8:30 पर गुरुद्वारे जा रहे थे। बाइक सवार एक युवक ने उन्हें शिव मंदिर का पता पूछने के बहाने रोक लिया। तभी वहां उसका दूसरा साथी आ गया, थैले से पर्चियां निकाली और बोला कि 10 की पर्ची लेने पर 20 रुपए और 100 की पर्ची लेने पर 200 रुपए मिलेंगे। और इस बीच वे बेसुध हो गई। होश आया तो हाथ से अंगूठी गायब थी। मैं सुबह 8:30 बजे चाय करने के लिए जा रहा था तो वहाँ रास्ते में मेरे को एक बाइक वाला मिला। मेरे को पूछने लगा कि शिव मंदिर कहाँ है। मैंने कहा कि ये पीछे एलजी स्कूल के पास है। कहने लगा वहाँ तो भंडारा है, वहाँ कोई भंडारा नहीं। मैंने कहा मंदिर मानव केंद्र के पास है, वहाँ चले जाओ, शिव मंदिर वहाँ है। उन्होंने थैले में से अपना कोई टोकन निकाले। एक आदमी और ऊपर से आ गया, कहने लगा टोकन निकालो, तुम्हें 100 के 200 मिलेंगे। वो 200-300 रुपया उसने उसको दे दिया। बाद में उन्होंने पता नहीं एक और आदमी आ गए थे मेरे साथ, पता नहीं क्या किया। उसने अपनी अंगूठी भी उतार दी और मेरे हाथ से खींच के उसने अंगूठी
जेब में डाल ली स्कूटर वाले ने। वो इतनी देर में बाइक मैंने खींची, इतने में दूसरे आदमी ने पकड़ लिया मेरे को, वो लेके भाग गए। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। एक बुजुर्ग ने भी वर्बली मुझे कंप्लेंट करी है, उसके बारे में मैंने चौकी में बोल दिया है। अभी ये जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे और तुरंत इनकी एफआईआर करके और फर्दर उसमें कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। देखो, बीजेपी भ्रष्टाचार से भरी हुई है, ऊपर तक नाक तक भरी हुई है। वो भ्रष्टाचार को खत्म करके उखाड़ने का फेंकना फैसला मैंने लिया है। समालका नगर पालिका में उठापटक का दौर जारी है। एक तरफ जहां वाइस चेयरमैन को भाजपा नेताओं का सहारा है, वहीं चेयरमैन पति सचिन मित्तल को विधायक धर्म सिंह छोकर का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से नगर पालिका में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का माहौल बना हुआ है। अधिकारी भाजपाइयों को रास आ रहे हैं तो कांग्रेसी उनसे नाराज हो जाते हैं। कांग्रेसियों के रास आने वाले अधिकारी को भाजपा के लोग हजम नहीं कर पाते। हाल में समालका नगर पालिका में कुछ ऐसा ही है। कई दिन पहले जहाँ वाइस चेयरमैन सुनील शर्मा और पार्षद श्याम बरेजा ने गृह मंत्री अनिल विज से मिलकर कार्यकारी नपा सचिव राकेश कादियान का तबादला करवाया, वही 2 दिन बाद कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर नपा कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने न केवल नगर सचिव को मिलकर काम करने का पाठ पढ़ाया, बल्कि ठेकेदारों को भी काम में तेजी लाने की नसीहत दी। विधायक ने कहा कि सभी पार्षद उनके लिए समान हैं, उनका काम कस्बे में विकास कराना है, लेकिन कुछ पार्षद गुमराह होने पर विकास की राह में रोड़ा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और क्या कुछ कहा वह भी सुनिए आप जरा। देखो, बीजेपी भ्रष्टाचार से भरी हुई है, ऊपर तक नाक तक भरी हुई है। वो भ्रष्टाचार को खत्म करके उखाड़ने का फेंकना फैसला मैंने लिया है। तो आज मैं कमेटी में हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ वचनबद्ध हूँ। भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर सहन नहीं करूँगा। डेवलपमेंट विकास करने का काम करने का मुझे शौक़ है। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जहाँ विकास में कोई राजनीतिक चीज़ें नहीं आती। बीजेपी कांग्रेस विकास क्या के नहीं लड़ती, विकास तो सबको बह देता है, लेकिन मैं विकास का मुझे करने का शौक़ है। आज मैं अधिकारी मैंने मीटिंग ली, नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, उनको निर्देश दिए हैं। चेयरमैन साहब भी मेरी मीटिंग में उपस्थित थे। और जितने डेवलपमेंट वर्क जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, उनकी कितने प्रोजेक्ट कितने बन चुके हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितना पैसा सैंक्शन हुआ था, कितना पैसा रिलीज हो गया, कितना पेंडिंग है, कितना अगर उसमें ज़रूरत है तो हम सरकार से पैसा और लेकर आएंगे। अगर नहीं पैसा ख़त्म नहीं हुआ तो उसको अर्जेंटली काम कराएंगे। और जल्दी ही नेक्स्ट ठेकेदारों की मैं नेक्स्ट वीक में ठेकेदारों की मीटिंग लूँगा और मैंने सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं। और भाई कल पूरा डिटेल डाटा पूरा परफॉर्मा बना के मुझे दे, स्टेटस क्या है जो पेंडिंग वर्क्स है। एमई की अभी यहाँ वैकेंसी थी, अब मैंने कल ही अधिकारियों से चंडीगढ़ गया था, कल मैंने एमई के एडीसी चार्ज के ऑर्डर कराए। आज कल में ऑर्डर आ जाएंगे। जैसे एमई आ जाएगा टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जल्दी 5 करोड़ की जो CMNS उसके टेंडर तैयार हैं, लेकिन एमई की पोस्टिंग ना होने की वजह से पेंडिंग रहे थे, वो जल्दी सुचारू रूप से उनको नए टेंडर लगा दिए जाएंगे और विकास चहुमुखी विकास होगा समालके का। मुझे पक्ष और विपक्ष से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम MLA हैं, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के। सरकार काम करने वाले विधायक को कोई पक्ष की जरूरत नहीं होती। मैं काम करने में शौक और काम करने का मैं आदी हूँ। समालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। पानीपत वार्ड नंबर 26 के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर, दूसरे दिन भी जारी धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि वार्ड 26 के स्थानीय लोगों का जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है, जिनका समर्थन करने आज पूर्व पार्षद हरीश शर्मा पहुंचे। उन्होंने कहा कि नेता सिवाय राजनीति के कुछ नहीं कर रहे हैं और निगम अधिकारी केवल पैसे लूट रहे हैं। क्या कुछ कहना था पूर्व पार्षद का, वह भी सुनिए आप जरा। जैन चौक पे पिछले 3 सालों से मैं भी देख रहा हूँ, ये पानी जो है एज इट इज खड़ा हुआ है। लोगों का आना जाना दुर्लभ है। नगर निगम जो है फेल हो चुका है, सरकार भी फेल हो चुकी है इस समस्या को समाधान के लिए, वो भी फेल होगी। लोगों को जो है आसपास की गलियों से निकल के गुजरना पड़ता है। बच्चे भी गिर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली साइकिल मोटरसाइकिल जो है गिर रहे हैं यहाँ पे। मगर नगर निगम का जो है बुरा हाल है। यहाँ कोई जो है समस्या हल करने के लिए आए भी सही, देख के चले गए। कमिश्नर चले गए, ढांडा जी चले गए, अवनीत कौर चली गई, पार्षद जी भी चले गए, मगर समस्या ज्यों की त्यों है।
लोगों को जो है अब कई दिनों से धरने पे बैठे हैं, मगर डीसी को भी फ़ोन कर रहे हैं। डीसी महोदय जो है फ़ोन भी नहीं उठा रहे। कमिश्नर से बात हुई, उन्होंने JME भेज दिया, वो भी असमर्थ हैं। जब तक ये पानी यहाँ से निकलेगा नहीं तब तक जो है रोड नहीं बनेगा, ये ना ये नाला बनेगा। ये मेरे भाई जो, मैं इनको तो धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ समस्या को लेकर बैठे हुए हैं। आज मुझे इन्होंने फ़ोन किया और मैं इनके बुलावे पर आया, देखा मैंने हालात। मैं 2 साल पहले भी आया था यहाँ पे, तब भी एजिटी था, आज भी वही है। मगर ये एक समस्या जो है इनसे नगर निगम से आज तक हल नहीं हुई। करोड़ों रुपए इन्होंने लगा दिए शहर के अंदर, खा रहे हैं, ME JE ठेकेदार चाट रहे हैं, मगर ये समस्या इनसे हल नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े नेता क्या समझ सकते हैं हम जैसे कोई हालात, यहाँ रहकर देखे तो जाने कि हम जैसों पर क्या बीतती है। भैया बस आने जाने की प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चे स्कूल नहीं आ जा सकते। हम तो वैसे तो हाउस वाइफ हैं, घर से कम ही निकलते हैं, लेकिन कभी आना भी पड़े तो इधर से आना तो बहुत ही मुश्किल है। सोचते भी नहीं हम इधर से आ भी जाएं। कहने को तो हमारा देश बहुत अच्छा है, प्रगति कर रहा है, लेकिन यहाँ देख के नहीं लगता कि कोई हमारा देश प्रगति कर रहा है। कहने को मेरा भारत महान है, लेकिन यहाँ आके अंदर देखो कि क्या हाल हो रहा है। लेकिन सरकार, ना प्रशासन, ना नगर निगम, कोई कुछ आके कोई देखता ही नहीं है बिल्कुल भी कि कितनी प्रॉब्लम है। अगर उनको यहाँ लाके खड़ा करें उनको तब पता लगेगा कि कितनी प्रॉब्लम है। और उनके घर के सामने तो सब कुछ अच्छा है, उनके लिए तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारे लिए क्या है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि क्या बताएं आपको। बताओ, ये समस्या मिले थे, कितनी बार मिले, कभी तो वो ऑफिस में मिलते ही नहीं है। कभी कभार मिलते हैं तो इधर उधर दफा कर देते हैं, जाओ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कभी करते ही नहीं है। नहीं सुनी प्रॉब्लम तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। अगर प्रॉब्लम सुनते हैं तो क्यों बैठते हैं हम यहाँ पे। क्या मांग दूसरे के लिए तो पानी में बैठते थे, हम तो बस ये मांग करते हैं कि भाई सड़क बन जाए, रास्ता सही हो जाए। नॉर्मल इंसान को भाई क्या चाहिए, यही चाहिए, सड़क, पानी की सुविधा हो। बस आम इंसान को क्या चाहिए, अपना कमाना खाना है, लेकिन कम से कम सड़क तो अच्छी हो, चलने फिरने के लिए। हमने वोट दी है, किस लिए वोट दी है, हम तो वोट देंगे नहीं अब किसी को भी। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह दूसरी बार एक ही समस्या से निजात पाने के लिए धरने प्रदर्शन को मजबूर हुए, लेकिन प्रशासन अब भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उनका कहना है कि गलियों में कई फुट गंदा पानी भरा होने के कारण उन्हें आने जाने में काफी परेशानी होती है और बीमारियां फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते उनका सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन जारी है और जब तक समस्या से निजात नहीं मिलेगी तब तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। नए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर हुई चर्चा। आपको बता दें कि नए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम से मिल रही शिकायतों के बाद शहरी विधायक प्रमोद विज ने लघु सचिवालय में निगम आयुक्त, तहसीलदार, IT सेल व डीड राइटरों के साथ बैठक की। बैठक में रजिस्ट्रेशन में आ रही समस्याओं के बारे में डीड राइटरों से पूछा गया, जिसका जवाब निगम अधिकारियों व तहसील अधिकारियों ने दिया और तकनीकी बातों को प्रोजेक्टर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिखाया। शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा कि जो चीजें जिला प्रशासन ठीक कर सकता है वह अपने स्तर पर करेगा। इसके अलावा जो सुझाव राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं उनके मुख्यमंत्री से मिलकर समाधान निकाला जाएगा। विज ने कहा कि नए तकनीकी सिस्टम से प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के साथ ना कोई धोखा हो सकेगा और ना ही उसकी प्रॉपर्टी की कोई और व्यक्ति गलत तरीके से रजिस्ट्री करा पाएगा। और क्या कुछ कहा शहरी विधायक प्रमोद विज ने, वह भी सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। लोगों को रजिस्ट्री कराने में दिक्कत आ रही है, सिस्टम से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बना के ये नेट के जरिए से जो सिस्टमेटिक रजिस्ट्री कराने का काम किया है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा लोगों को ही होने जा रहा है। एक तो उनको निश्चिंत हो जाएंगे कि वो जो प्रॉपर्टी ID है वो उनकी है, कोई फ्रॉड नहीं हो पाएगा। और लंबे समय तक जो करप्शन चली, आज किसी को नगर निगम जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को ID बनानी है तो नेट पे बनाई जा सकती है, किसी को उसकी पेमेंट करनी है डेवलपमेंट चार्जेस तो नेट पे जाके दे सकते हैं। इसीलिए क्योंकि लोगों का सीधा संपर्क जो होता है प्रॉपर्टी डीलर्स का भी, वो डीड राइटर्स के साथ होता है। और डीड राइटर्स को आज इसलिए बुलाया गया कि अगर उनके मन में कोई संशय है, इस सिस्टम को चलाने की कोई उनको दुविधा है, तो हमसे क्वेश्चन करें। आज अधिकारियों ने, IT सेक्टर के लोगों ने, जतिन जी भी साथ में आए हुए थे, उन्होंने अच्छे तरीके से डीड राइटर को एक एक बात समझाई है और उनके जितने भी क्वेश्चन थे मन में डीड राइटर्स के, उनका भी हल दिया गया है। डीड राइटर्स ने अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताई हैं,
जो कुछ ना कुछ जेन्युइन भी लग रही है, 2-3 प्रॉब्लम की जेन्युइन लग रही हैं, तो उसकी सूचना जो सब नोट की गई है, कमिश्नर साहब ने नोट किया है, जो तो हल पानीपत लोकल लेवल पे किया जा सकेगा वो किया जाएगा। जो सिस्टम के कोई करेक्शन होने की जरूरत है या हमारी सजेशन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से डिपार्टमेंट को देंगे, उसका हल भी करेंगे। बैठक में नगर निगम आयुक्त, तहसीलदार, डीड राइटर्स, जनता की ओर से आए प्रतिनिधि व आईटी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वाल्मीकि समाज के कुछ संगठन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसको लेकर के? उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लगातार जो है एक लड़की के साथ दुराचार का मामला सामने आता है, उसको लेकर पानीपत में भी यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे आज किसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या लेकर? जो हमारी विनीता बहन के साथ बलात्कार हो यूपी के अंदर, उसको लेकर हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे समाज, मैथिली समाज में बहुत ज़्यादा दुख है। हमारे पास इतने शब्द भी नहीं है बोलने, जो उन्हें पीड़ा सहन करी है उसके संदर्भ में हम चाहते हैं कि इस भारत के अंदर बहु बेटियाँ सुरक्षित रहे, लेकिन यूपी के अंदर कोई भी दी बेटियाँ कोई सुरक्षित नहीं है। वहाँ यूपी सरकार, जो योगी सरकार की, वो फेल हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि इन दरिंदों को फांसी दी जाए, बस। इसके अलावा फास्ट ट्रैक केंद्र सरकार से अनुरोध है, एक ही मांग हमारे, इन दरिंदों को सिर्फ और सिर्फ फांसी दो। सरकार से हमारी है कि सीधा एनकाउंटर करो इनका, प्रशासन या फिर फांसी दो। क्या या तो योगी जी इस्तीफा दो या फिर दरिंदों को फांसी दो, ये हमारी मांग है जी। यहाँ पर जो है लगातार क्या कहना चाहेंगे? ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नाटक है, बेटियों को तो बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से बेटियों के ऊपर दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारी मांग है कि जिस भी बेटी के साथ ऐसा अपराध होता है उसको कड़ी से कड़ी कानून के तहत उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और दोषियों को, ऐसा जो कर्म करने वाले उन दोषियों को फांसी होनी चाहिए। हम आपके मीडिया के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, अगर आज जो ये मनीषा एक बेटी, ये वाल्मीकि समाज की नहीं, ये देश की बेटी है, और देश की बेटी के साथ जो ऐसा करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम सामाजिक संगठनों की तरफ से जितने भी सामाजिक संगठन आए हैं आज इकट्ठा हुए हैं, और भी संगठन आ रहे हैं। हमारी मांग यही है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको फांसी दी जाए। लगातार यहाँ पर जो है लोगों में गुस्सा है, और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश में यह घटना काफ़ी चर्चित है और इसको लेकर के लोग सड़कों पर हैं। आज आपका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, किसको ज्ञापन देंगे और क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? आज हमारे महर्षि वाल्मीकि समाज के युवा प्रधान गोविंदा लोट और बाकी हमारे समाज के सभी नेता बुलविंदर माटो जी, रोहित पुनिया जी और पानीपत युवा संगठन के द्वारा जो मनीषा जी की निर्मल हत्या की गई है, उसके लिए सभी बरादरी एकजुट होकर एक ही डिमांड रखती है कि उन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। मैं सबसे अपील करता हूँ कि ये खाली वाल्मीकि समाज की लड़की नहीं है, हमारे सभी 36 बरादरी की लड़की है, क्योंकि धी बेटी सबकी बराबर होती है। तो हमारी सबसे यही विनती है कि इनको फांसी की सजा दी जाए। लगातार जो है रोष प्रदर्शन यहाँ पर वाल्मीकि समाज और विभिन्न संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश में हुई इस घटना को सारे देश के अंदर लगातार इसका प्रदर्शन देख रहे हैं। आज यहाँ पर जो है वाल्मीकि समाज डीसी के मार्फत प्रधानमंत्री को ज्ञापन देगा, और उनका ये कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जल्द सुनवाई हो और इस पर जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं जितेंद्र अहलावत। लगातार जो है कृषि जो बिल आया है उसको लेकर जहां किसानों में रोष है, वहीं जो संस्थाएं हैं किसान से जुड़ी जो लोग हैं वो तमाम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ पर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति बैनर तले भी उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या उसमें क्या कदम रहने वाले हैं उसको लेकर राष्ट्रीय महासचिव जो है दैया साहब हमारे साथ हैं।
क्या आज पत्रकार वार्ता की गई है, क्या निर्णय लिया गया और क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? इसके बारे में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र मलिक जी विस्तार से बताएंगे आपको। पहले उनसे। जी मलिक साहब कि देश का पेट भरने वाला किसान जिनके ऊपर ये 3 अध्यादेश लाए गए हैं वो क्या मांग करते हैं? ये मांग एमएसपी की कर रहे हैं। वो एमएसपी की मांग उनकी लागू हो जाए और उसके जो एमएसपी पे नाक फसल खरीदी जाए तो दंडनीय होनी चाहिए। जैसे ये कारपोरेट घराने की बात कर रहे हैं, वो स्टॉक की बात कर रहे हैं। किसान इस हालत में नहीं होता, वो फसल का इंतज़ार करता है, मेरी फसल उठेगी, बेटे की शादी करूँगा या घर में कुछ मकान बनाएंगे या बच्चों की पढ़ाई कराएंगे। वो इस हालत में नहीं होता कि वो स्टॉक करके बाद में बेचे। अपनी ही फसल उगाई हुई को 6 महीने बाद वो ऊंचे रेटों पे ख़रीदता है। और आज प्रधानमंत्री ने भी ये बात बोली है, एमएसपी की स्कीम लागू रहेगी। तो मांग यही तो मांग है, उसको या तो चौथा अध्यादेश लाकर उसको रिटर्न में दे दे तो इससे किसान अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। किसान एक जैसे सिगरेट की फैक्ट्री वाला अरबोपति आदमी है, सिगरेट कोई ज़रूरी नहीं होती, उसके बगैर भी जीवन चलता है। कार के कारखाने वाला अरबोपति होता है, उसके बगैर भी जीवन चल सकता। और किसान का जो अन्न होता है उसके बगैर जीवन नहीं चलता। वो अरबोपति हैं और वो आत्महत्याएँ करते हैं किसान। कुछ 10% लोग तो ऐसे हैं जो इनको ये भी नहीं पता ये रोटी जो सजी हुई डाइनिंग टेबल पे ये कैसे पैदा होती है। किसान का पसीना मिला होता है इसमें। और आज तो विदेशों में, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी किसानों के समर्थन में काफ़ी लोगों ने, पंजाब वाले, हरियाणा वाले जो वहाँ बसे हुए हैं, जुलूस निकाला। और जो आड़ती की बात होती है, आड़ती है तो किसान का एटीएम होता है। आधी रात के लिए भी एटीएम पे जाके वो जैसे एटीएम यूज करते हैं तो आड़ती से आधी रात भी पैसा ले लेते हैं जब मजबूरी में जब जाना पड़ता है। तो आज अब आगामी कदम क्या रहेगा, क्योंकि कानून की शक्ल यह ले चुका है और इसको लेकर यदि वापस नहीं लेती या इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जाता तो आपकी जो संघर्ष समिति है जाट आरक्षण की, वो क्या कदम लेने वाली? हमारी जो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति है जो किसान आंदोलन करेंगे, किसानों के बैनर के नीचे, किसानों के झंडे के नीचे, उनकी काल पे हम भी तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे और वही रूप दिखाने पे मजबूर हो जाएंगे जो हमने जाट आंदोलन में दिखाया था। तो भैया साहब, इस तमाम मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे? आज किसान की फसल मंडियों में भी आ रही है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पर खरीद भी रहे हैं और एमएसपी नहीं जाएगा, तो दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? ऐसा है, सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। अभी कल की मंडियों में गुला के अंदर भी जो है उन्होंने लघु सचिवालय में के अंदर एक ट्राली उतार दी और वो बिकी नहीं, इसलिए किसान बड़ा दुखी है। झूठ बोलने के लिए आज बिहार में देखो, मक्के का भाव जो है एमएसपी जो है 1750 है, लेकिन 800 रुपये 1200 में बिक रहा है। कहने के लिए एमएसपी है, अगर जब सरकार ये कहती है भी एमएसपी पर ख़रीदा जाएगा, जिस प्रकार भाई सुरेंद्र मलिक ने बताया भी, उसमें ऐड करने में क्या तकलीफ है सरकार को? उसमें एक लाइन ऐड कर लो भी, जो भी एमएसपी से नीचे खरीदेगा वो दंडनीय होगा। मेरा तो एक बड़ी बात ये है, जो मजदूर भाई और जो छोटे कर्मचारी ये सोच के इस अध्यादेश के समर्थन में भी नहीं, विरोध में भी नहीं खड़े हुए, अभी इस पर किसानों पर ही असर पड़ेगा नहीं। अगर असर पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा मजदूर पर पड़ेगा और छोटे कर्मचारी पर पड़ेगा। क्योंकि आज का जो मजदूर भाई है, जब गेहूं की कटाई होती है वो साल भर का अपना अनाज और भूसा साल भर के लिए रख लेता है। इसी प्रकार छोटा जो कर्मचारी है वो भी जो गेहूं के सीजन के अंदर 19-20 रुपये किलो गेहूं लेकर के साल भर का अपना गेहूं खरीद के रख लेता है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, छिलाई करने वाला, कपास की चुगाई करने वाला या और कटाई करने वाला, सब जो है मशीनरी का युग आ जाएगा, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे और सब पैकेट बंद जो है सामान मिलेगा और जिस पर जीएसटी और टैक्स लगेगा। जो 20 रुपये किलो गेहूँ लेकर के सारा साल अपना अनाज आटा खाता है, वो 35 रुपये किलो पैकेट से अनाज लेगा। और यहाँ 40% लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ हैं, रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, तो चक्की से आटा लेते हैं, वो 22 रुपये 23 रुपये मिल जाएगा, जब पैकेट में जाएगा तो 40 रुपये मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा असर उनका होगा। इसका एक उदाहरण भी है, आप जियो का देखो, पहले जियो ने क्या प्रलोभन दे करके फ्री में 1.5 साल लोगों का इंटरनेट से उसको आदी बना दिया। लोगों ने रागनी सुननी शुरू कर दी और चीज़ देखनी शुरू कर दी और फिर 149 रुपये का ले आए, फिर एक
99 का लिया है, फिर 499 का लिया है, आज 555 रुपये का 84 दिन के लिए है। इसी प्रकार हमारा कहने का भावार्थ यह है कि लोग बड़े बड़ी जो है कंपनियां जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसान से जो है ज़मीन ले लेंगी और बड़े बड़े यंत्रों से काम होगा, और इससे जो छोटा मजदूर और जो छोटा कर्मचारी जो बहुत ही तंग हो जाएगा और गरीबी आ जाएगी, भूखमरी आ जाएगी। सर आपको क्या कहना है कि जो आड़ती हैं रणधीर सिंह जी, जो आज मंडी में है ताला लगाया गया मार्केट कमेटी का आड़ती और किसानों द्वारा, तो जो लगातार जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख तय हो गई है, किस तरह के परिणाम देखते हैं आप? देखिए, जाट आरक्षण संघर्ष समिति जिस तरह 2019 के अपने टोटल हरियाणा के चुनाव में एक साइलेंट ट्रैक है, हमने इनके जो बड़े बड़े चेहरे थे जो ये 75 पार का नारा दे रहे थे, हमने उनको 40 पर ब्रेक लगा दिया। अभी बड़ौदा उपचुनाव में तो इनकी जमानत भी नहीं बचेगी, चाहे इकट्ठा लड़ लो, चाहे दुष्यंत भी इनके साथ आ जाओ, चाहे अलग अलग लड़ो, क्योंकि वहाँ की जनता ने अपना मन बना लिया भाई ऐसी गूंगी बहरी और गंदी सरकार आज तक ना तो आई ना आएगी। क्योंकि चौधरी छोटू राम ने जो ये मंडियाँ बनाई थी, किसान के हक में काम कर ये कानून बनवाया था, मजदूर के हक में जो कानून बनवाया था, आज ही नसब खो दिए हैं। मोदी साहब कह रहे हैं भाई MSP पे खरीद देंगे, MSP पे, ये 1-2 छमाही खरीद देंगे, क्योंकि मोदी ने तो 14 के इलेक्शन में जब वोट मांगी न्यू कहा था 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे। कैसे करें मोदी पे यकीन? मोदी साहब बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हमारा प्रधानमंत्री हमारे को बर्बाद करने पे तुला, किसानों को, मजदूरों को, आड़तियों को है। ये तो जो 5, 7, 10, 50 घर कारपोरेट घराने बड़े बड़े रिलायंस, अंबानी, अडानी इस तरह के हैं, सब उनके अंडर आ जाएगा। ये आज प्राइवेटाइजेशन देख लो, जहाज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेल का हो गया, बिजली बोर्ड का हो गया, और कितनी चीज़ों का हो गया, और एक चीज़ ना प्राइवेट कर रहा है। सरकारों का काम होता है अपनी प्रजा को रोजी और रोटी देना। एक सरकारी एम्प्लॉय, मान लो आप सरकार में काम कर रहे हो, सरकारी लग रहे हो, आप 40,000, 35,000, 50,000 सैलरी पाते हो। जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप वही काम 5,000 में, 7,000 में भी करने जाओगे, घर बैठ के क्या करोगे? जैसे हमारे गणकर साहब ने बताया कि एक बिहार का MA MPhil लड़का यहाँ कटाई करता है, जीरी लगाता है, स्प्रे करता है हरियाणा में आके, और उसमें 4-5 एकड़ ज़मीन भी है, क्योंकि बेरोजगारी है। तो अब जैसे कि ये लग रहा है कि गठबंधन में जो साझी सरकार है JJP से चल रही है, वहाँ जहाँ इस्तीफे की मांग चल रही थी, उन्होंने भी ये कहा था कि जो MSP यदि नहीं देते तो मैं उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या किस तरह से देखते हैं आप? ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं हम MSP दे देंगे, उसकी गारंटी दे देंगे भाई, उसमें एक अध्यादेश और ले आओ, 3 ले आओ, 1 चौथा ले आओ, हम भी खुश, वे भी खुश, हमने कोई दिक्कत नहीं। MSP पर हमारी फसल खरीद दो। अरे हमारा नहीं, इसमें आम दुकानदार, शहरी मंडी में और जितने अपने ये कस्बे हैं जो अनाज नहीं उगाते, नहीं कुछ करते, उनको भी नुकसान है। आज आप लोग हैं, आप लोग जब सीजन आता है गेहूँ का, आप 10 मन 20 मन गेहूँ अपना लेकर रख लेते हैं और उसको पिसवाते हैं अपना पिसना करके, और जब ये बंद हो जाएगा नहीं, आपको कोई नहीं देगा 10-20 मन। नए छोटी चक्की रहेंगी शहरों में, सब बड़े बड़े वो लगेंगे, ये 8 फ्लोर मिल लगेंगे, उनमें आटे के पैकेट बनेंगे, और उनमें ये भी नहीं पता होगा वो गले सड़े का आटा है, अच्छे गेहूँ का है, कौन से गेहूँ का है, वो पैकेट में चलेगा। फिर मलिक साहब, एक आखिरी सवाल, जहाँ एक तरफ यूनियनें हैं ये कह रही हैं कि इनके ऊपर भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, इस तरह से तो सड़कों पे क्यों नहीं आए? जैसे कि 25 तारीख को भारत बंद था, तो वहाँ अब इस तरह से मान लो सामने आ रहे हैं, पहले किसानों के साथ क्यों नहीं आई जाट आरक्षण संघर्ष समिति? हम तो जिस दिन लाठीचार्ज हुई थी पीपली में, हमने अपने दिकाड़ला गांव है समालखा के पास, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये ऐलान कर दिया था, जहाँ भी कोई धरना होगा, जहाँ कोई प्रदर्शन होगा तो हम साथ होंगे। जो मतलोडा में रोड जाम हुआ था, हमारे पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। आगे की रूपरेखा क्या रहने वाली? आगे की रूपरेखा जो भी ऐलान होगा किसान यूनियन का, हम उनके साथ, उन्हीं के झंडे के बैनर के नीचे वो तन मन धन से साथ रहेंगे। तो ये थे अखिल भारतीय जो है जाट आरक्षण संघर्ष समिति से जो है सदस्य यहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने कहा कि हम किसान के बैनर के नीचे होकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, और जब तक यह बिल या अमेंडमेंट नहीं किया जाता या बदलाव नहीं किया जाता,
तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। कक्का जी ने बहुत अच्छे से बोला, अभिमन्यु भाई ने बोला, सब ने बोला, लगभग सारी बात आपको बता दी। मैं बोलना चाहूंगा आंदोलन पे। हमारे जो आंदोलन है वे कामयाब क्यों नहीं होते? भगत सिंह और ने भी आंदोलन करे थे, सारे आंदोलन उनके कामयाब हुए क्योंकि उनके आंदोलन में राजनीति नहीं थी। मारे के है पीपली में दादा का लगन लाग रहे हैं, बेटा उसे पार्टी का युवा नेता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमारे आंदोलनों में राजनीति घुस जाती है और राजनीति के कारण हम पीछे रह जाते हैं। एक नौजवान को फॉर्च्यूनर में आने वाला नेता बहुत अच्छा लगा, उसने माला पराओगे, सारी चीज करेंगे। पार्टी धोती वाला बापू अच्छा नहीं लगता जो घर में बैठा है। हमने किसान की तवज्जो अगर गिराई है तो हम किसानों ने गिराई है ना, तो किसान के बिना पूरे देश का काम कौन चल भाई साहब? 4 साल कोई नहीं संभालता हमने। जब इलेक्शन के 3 महीने रह जाएंगे सारी पार्टी अपने पैरों में, इन धोती वाले के पैरों में। और जिस दिन ये धोती वाले चंडीगढ़ जावे हैं ये बहुत बूंदे लग गए कि आगे गांव वाले वही दुखी कर, मतलब कोठी पे बूंदे लग गए। मैं कहना चाहूंगा जो शहरों में बैठे हैं, जो लोग जो टाई ला के राजनीति करने वाले लोग हैं, जो धोला कुर्ता पजामा पहन के चंडीगढ़ की कोठियां में बैठने वाले लोग हैं, बेशक किसी को बुरी लगे बात, लेकिन सच्ची बात कहना चाहूंगा कि खान ने भी आवे तारा आटा मारे गाम तय, खान ने भी आवे तारा आटा मारे गाम तय, दूध वाली भरी आवे टाटा मारे गाम तय। रह वो चल खेता ने क्रॉस कर दी, यो सीला सीला आवे से सन्नाटा मारे गाम तय। तारा जीण का सामान सारा करके ने लोड, तारा जीण का सामान सारा करके ने लोड। जिट्टी रोड पर ट्रेलिया के टायर चलने से क्यों चौड़े चौड़े धरके तू पैर चलने से, मारे नाम का क्यों भर के तू जहर चलने से। रे काम क्या ने देख के ना हुआ इरिटेट, मारे काम की वजह से तेरा शहर चलने से, काम की वजह से तेरा शहर चलने से। एक बात कहना चाहूंगा सभी साथियों से, एक तो अपने बाप दादा इसके पहरावे न देख के उसने छोटा मता को युवा साथियों, ये गूगल पे भी घना ज्ञान है। 3 घंटे की फिल्म हो स्वाद को नहीं आवे, वे बात को नहीं आवे जुड़सी हुक्का भरिया पाछा तमाकू खत्म होने से पहले बता देंगे। तो इनकी तवज्जो करा करो। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा इन बुजुर्गों के लिए। एक बात और अगर इजाजत हो अभिमन्यु भाई, सभी पार्टियां यहाँ बैठी हैं और लगभग सारी पार्टी, एक बात कभी नहीं समझ में आई, जो सरकार है, जो सत्ता है वो हमेशा किसान के खिलाफ रही है और जो विपक्ष है वो हमेशा साथ रहे हैं, चाहे किसी की सरकार हो। यो के चक्कर हमारा समझे में नहीं आ रहा। जब कांग्रेस है तो बीजेपी किसान के साथ है और बीजेपी है तो कांग्रेस किसान के साथ है। उस टाइम साथ क्यों नहीं भाई जिस टाइम तारी सरकार है? उस टाइम कित जाओ, विपक्ष मारते सारे हमारा साथ देते हैं। आज अगर कोई किसान के साथ है, हिंदुस्तान के अंदर 30 राज्य हैं, हिंदुस्तान के अंदर 30-35 राज्य हैं। अगर किसी राज्य में किसानों के हित में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी है तो दिल्ली में करी है। इसका मतलब ये होया दिल्ली की सरकार सबसे बड़ी हितैषी है। जी जी, मैं हर मुद्दे में बोलूं जो हितैषी हमने दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, हरियाणा में भी वही सरकार बिल्कुल दिखेगी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर इस पंचायत को ऐतिहासिक मानते हो और सही मायने में फैसला लेना चाहो, अखबार में रोज पढ़ा होगा, नोट कर लियो भाई, रिकॉर्ड कर लियो यह बात। आज ऐतिहासिक फैसला लेकर जाओगे। अगर पंचायत ने मानो हो, तुमने बहुत खबर देखी होंगी कि फलाने किसान की 3 भैंस मर गई, 10 भैंस मर गई, 2 किले में नुकसान हो गया, बेटी ब्याह नहीं पाया, फांसी खा गया। चम्मन गामा की पंचायत है कुआड़ भाई, चम्मन गामा में एक आदमी सा छाड़ लो जिसने बड़ा नुकसान देखा हो खेती में, जिसने असली दुख दर्द देखा हो किसान के बेटे ने। एशिया में बैठ कर, कोठिया में बैठ कर कोई हमारा दर्द नहीं समझेगा। हमारे पक्ष में बोल जाएंगे, हमारे खातर बोल जाएंगे, हमारे खातर स्टेज पर आ जाएंगे, भाषण दे जाएंगे, हमारे चुनाव में आ जाएंगे, लेकिन हमारे खातर दिल का दर्द समझने कोई को नहीं। चम्मन गामा में एक वो मजदूर किसान जिसने असल में दुख देखा है उसने ठा लो और सारे जने पंचायत सलाह करके उन चम्मन में एक जना ठा दो, बड़ौदा हलकत है, एक जना ठा दो और उसने जिता दो, पूरा देश की तस्वीर बदल जाएगी, किसान की इज्जत होगी। बड़ौदा लो सारे हाथ में, हमने भी मेरा लाग जाएगा। और मैं दोनों चाहूंगा जो भी पार्टी विपक्ष में है चाहे पक्ष में है, तुम उसके खिलाफ तुम भी खड़े ना, यो सही मायने में मेरा लागे तुम किसान हितैषी हो, तुम भी आकर नु कहियो हम उसका साथ देंगे जो उस पंचायत ने ठाया है।
और गरीब मजदूर किसान जिसने सारे दुख देखे हैं, चम्मन मत है एक जना छांट के 10 दिन पाछे एक पंचायत और धर लो, एक जना उठा दो और उसका समर्थन कर दो, उस दिन किसान की इज्जत होगी और पूरे देश में मैसेज जाओगा बड़ौदा वालों कि असल मायने में किसानों को तवज्जो दी है बड़ौदा हल्का ने। अगर कर सको तो ये काम करियो, ना तो एक अपील करके जाऊं, जिंदगी में कदे भी किसान जिंदाबाद का नारा मत लगाइयो इस इलेक्शन के बाद। जो कर सको तो मैं धन्यवादी होऊंगा आपका, और फिर पंचायत धर लो, फिर ये फैसला ले लो। हो सके छोटा मुंह बड़ी बात होगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो आठा का समर्थन कर दो, और माड़ी लगी हो बेशक नाक जाओ, एक आदमी ने ठा लो और उसमें जितावांगे। फिर देख किसान की क्या तवज्जो होगी पूरे देश में, और एक तरफा जितावांगे। जो पार्टियां यहाँ मौजूद है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप भी शामिल हो। आप अगर असल में किसान हितैषी हो, उस आदमी खातर वोट मांगना तुम भी आई हो। जब बेरा लगेगा कि असल में तुम किसान न चाहो हो, तुम कुर्सी ने नहीं चाहते, किसान न चाहो, जब बेरा लगेगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रणाम, नमस्ते, धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।